तो फिर शुरू करते हैं आम की इस मीठी और रस भरी दुनिया की खोज। हम सब तो इसे फलों का राजा कहते ही हैं, पर इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और ये उसी फैमिली से है जिससे काजू आता है। अच्छा, काजू वाला परिवार। ये तो नई बात पता चली। हाँ। और कहते हैं इसकी शुरुआत हुई थी अपने ही इलाके में, मतलब भारत और उसके आसपास के इंडो बर्मा रीजन में। हाँ, ये दिलचस्प है कि दुनिया का इतना पॉपुलर फल यहीं से निकला है। और अगर फल को देखे ना तो टेक्निकली इसे अष्टिल फल कहते हैं, मतलब ड्रूप। ड्रूप ये क्या होता है? जैसे जैसे आलू बुखारा या जामुन होता है ना, जिसके अंदर एक सख्त गुठली हो। अच्छा, समझ गया, सिंगल स्टोन वाला। हाँ, वही। और वो रसीला हिस्सा जो हम मजे से खाते हैं वो है मेसोकार्प। मेसोकार्प, ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया का लगभग आधा आम भारत में ही उगता है, क्या ये बात सच है? अरे बिल्कुल सच है। भारत आम उगाने में वर्ल्ड में नंबर 1 है। पूरी दुनिया का करीब करीब 50% आम हमारे ही देश में पैदा होता है। 50%? ये तो बहुत ही ज्यादा है ना? ये बहुत बड़ी बात है। और अगर भारत के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है आम उगाने में। इसे पता चलता है कि आम हमारे लिए कितना जरूरी है, कल्चरली भी और इकोनॉमी के लिए भी। शायद इसीलिए लखनऊ में वो खास नेशनल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। सही कहा, बिल्कुल। वो इंस्टीट्यूट यही दिखाता है कि आम हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति का कितना अहम हिस्सा है। लगातार रिसर्च चलती रहती है इस पर। तो चलिए अब बात करते हैं इसे उगाने की। आम का पेड़ लगाना हो तो किस तरह की जमीन चाहिए, मौसम कैसा होना चाहिए, कहीं भी उग जाएगा? नहीं, कहीं भी नहीं। आम को थोड़ी खास तरह की मिट्टी पसंद है, लोम मिट्टी, जिसमें रेत और सिल्ट का अच्छा मिक्स हो, वो बेस्ट रहती है। और सबसे जरूरी, पानी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, जल निकासी अच्छी हो। हाँ, गुड ड्रेनेज। पानी जड़ों के पास जमा रहा ना तो पेड़ के लिए बहुत बुरा है। और यह है ट्रॉपिकल फल। ट्रॉपिकल मतलब गर्मी वाला? हाँ, इसे गर्मी पसंद है। ये ठंड ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब पाला वगैरह पड़ा तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसे ठंडे पहाड़ी इलाकों में उगाना बहुत मुश्किल है। इसे लगाने का सबसे सही टाइम होता है मानसून की शुरुआत, जून जुलाई, क्योंकि तब बारिश से पौधे को सेट होने में मदद मिलती होगी। बिल्कुल। और जब बाग लगाते हैं तो पेड़ों के बीच में गैप कितना रखते हैं? मैंने देखा है कुछ बाग तो बड़े फैले फैले होते हैं, कुछ बड़े पास पास। हाँ, वो निर्भर करता है कि आम की किस्म कौन सी है। जो देसी किस्में होती है ना, पुरानी वाली, उनके पेड़ बहुत बड़े और फैले हुए बनते हैं। हाँ, देखें तो उन्हें लगाते हैं 10 से 12 मीटर की दूरी पर। काफी गैप चाहिए उन्हें। लेकिन जो ग्राफ्टेड किस्में हैं, कलमी वाली, वो थोड़ी कंट्रोल्ड ग्रोथ वाली होती है। तो उनके लिए 8 बाय 8 मीटर की दूरी काफी रहती है। और वो जो घने वाले बाग होते हैं बिल्कुल पास पास। हाँ, वो आजकल की नई तकनीक है, उसे कहते हैं सघन बागवानी या हाई डेंसिटी प्लांटिंग, HDP। इसमें आम्रपाली जैसी बोनी, मतलब कम हाइट वाली किस्मों का इस्तेमाल होता है। आम्रपाली, हाँ सुना है। इन्हें सिर्फ 2.5 बाय 2.5 मीटर की दूरी पर लगा देते हैं। सोचिए, 2.5 मीटर बस। हाँ। इस तरह 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लग जाते हैं। 1600? कहाँ वो 10-12 मीटर और कहाँ ये 2.5 मीटर? बिल्कुल, इससे कम जगह में ज्यादा पैदावार मिल जाती है। ये तो कमाल है। मतलब छोटे किसान भी अब ज्यादा आम उगा सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफ्टेड या कलमी पौधा तैयार कैसे होता है? मतलब आम के नए पौधे बनाने के क्या तरीके हैं? देखिए, इसे प्रवर्धन या प्रोपगेशन कहते हैं। आम का पौधा बीज से भी उग सकता है, लेकिन उसमें गारंटी नहीं होती कि फल माँ जैसा ही होगा। सही पकड़े हैं। और फल आने में टाइम भी ज्यादा लगता है। इसीलिए अच्छी किस्मों के गुण बनाए रखने के लिए और जल्दी फल पाने के लिए ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाना सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें करते क्या? इसमें एक पौधा, जिसे रूट स्टॉक कहते हैं, उसके ऊपर अपनी पसंद की किस्म की टहनी या कली को जोड़ देते हैं। वो जुड़ जाती है और फिर उसी किस्म का पेड़ बन जाता है। अच्छा, कौन सा तरीका सबसे ज्यादा चलता है इसमें? वो कमर्शियली, मतलब नर्सरी वाले जो पौधे बेचते हैं, वो ज्यादातर विनियर ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। ये काफी सक्सेसफुल है। ये अप्रैल से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। और वो कोंकण वाला कौन सा बता रही थी आप? हाँ, कोंकण साइड में एपिकोटल स्टोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। उसमें गुठली पर ही जब वो उग रही होती है तभी कलम कर देते हैं। अरे वाह। एक और तकनीक है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। वो गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अमीन ने डेवलप की थी, खासकर कम बारिश वाले इलाकों के लिए। मतलब ग्राफ्टिंग से ये पक्का हो जाता है कि हमें अगर दशहरी चाहिए तो दशहरी ही मिलेगा? बिल्कुल, क्वालिटी एकदम पक्की। ग्राफ्टिंग का यही मेन फायदा है। कभी कभी जड़ें जल्दी और अच्छी निकले, इसके लिए कलम के नीचे वाले हिस्से को थोड़ा गर्म रखते हैं। उसे बॉटम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं आम के फूलों और फलों पर। आम के पेड़ पर बौर यानी फूल कब आते हैं? आम के पेड़ में अंदर ही अंदर फूल बनने की तैयारी तो सर्दियों की शुरुआत में ही, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच शुरू हो जाती है। ओके। और फिर बसंत में हमें वो बौर दिखाई देता है। लेकिन एक हैरानी की बात बताऊं? हाँ, बताइए। पेड़ पर जितने हजारों लाखों फूल खिलते हैं ना, हाँ। उनमें से सिर्फ 0.1% ही आगे चलकर फल बन पाते हैं। क्या? सिर्फ 0.1%? हाँ। मतलब 1000 फूलों में से सिर्फ 1 फूल? ये तो बहुत ही कम है। बाकी सब झड़ जाते हैं। मौसम की गड़बड़ी, न्यूट्रिशन की कमी या फिर पॉलिनेशन ठीक से ना हो पाना, कई कारण होते हैं। ये आम की नेचर है। पॉलिनेशन की बात आई तो इसमें परागण कैसे होता है? मधुमक्खियां करती हैं क्या? नहीं, आम के पॉलिनेशन में मधुमक्खियों का रोल बहुत कम है। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। अरे मक्खी? हाँ, वही पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ। और आम के फूलों के पूरे गुच्छे को कहते हैं पेनिकल। पिनिकल। हाँ, एक और दिलचस्प बात पड़ी थी कि आम, नींबू और जामुन में बहुभ्रूणीयता होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्या चीज है भाई? पॉलीएम्ब्रायोनी, हाँ, इसका मतलब है कि एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो यानी भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से ज्यादा? हाँ, तो जब आप ऐसा एक बीज बोएंगे तो उससे एक नहीं बल्कि कई पौधे निकल सकते हैं। अच्छा। ये साउथ इंडिया की कई आम की किस्मों में मिलता है और कुछ रूट स्टॉक में भी। नर्सरी वालों के लिए ये काफी काम की चीज हो सकती है। अब फल की बात करें तो आम एक क्लाइमैक्टिक फल है। क्लाइमैक्टिक? ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। हाँ, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो इसे पेड़ से थोड़ा कच्चा तोड़ने के बाद कमरे के तापमान पर रखकर पकाया जा सकता है। अच्छा, जैसे केले या टमाटर को पकाते हैं? बिल्कुल वही। इसीलिए तो इन्हें दूर दराज के बाजारों तक भेजना पॉसिबल हो पाता है। और न्यूट्रिशन के मामले में तो ये विटामिन ए का खजाना है, आंखों के लिए बहुत अच्छा। आम की मिठास तो खैर लाजवाब होती है। सुना है इसे ब्रिक्स में नापते हैं और ये करीब 20 डिग्री ब्रिक्स होती है। हाँ, TSS कहते हैं उसे, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। वो करीब 20 डिग्री ब्रिक्स होता है पके आम में। लेकिन किसान ही कैसे पता लगाते हैं कि फल तोड़ने लायक हो गया है, खासकर अगर उसे दूर भेजना हो और वो पेड़ पर पूरा पकाना हो? हाँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। इसके लिए वो एक सिंपल सा लेकिन साइंटिफिक तरीका यूज करते हैं। वो फल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वो आम को पानी में डालकर देखते हैं कि वो कितना डूबता है। जब वो एक खास लेवल तक डूबने लगता है, टेक्निकली कहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से 1.02 के बीच, अच्छा। तो समझ जाते हैं कि फल अंदर से मैच्योर हो गया है, भले ही बाहर से अभी हरा दिख रहा हो। इस स्टेज पर तोड़ने से वो रखने और पकाने के लिए बेस्ट होता है। ये तो बढ़िया जुगाड़ है।
अच्छा, अगर हम आम खाने के बाद उसकी गुठली लगा दें तो पौधा निकलेगा? ये गुठलियां कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? आम की गुठली की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। उसकी उगने की ताकत, वायबिलिटी जिसे कहते हैं, वो करीब 30 दिन मतलब 4 हफ्ते ही रहती है। बस 1 महीना? हाँ, उसके बाद वो बेकार हो जाती है, उसे उगाना मुश्किल है। हाँ, अगर उसके अंदर से भ्रूण निकालकर खास ठंडी और नम जगह पे स्टोर करें तो उसे कुछ ज्यादा टाइम तक बचा सकते हैं, पर वो लेबोरेटरी का काम है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, आम की किस्में। भारत में तो शायद सैकड़ों किस्में होंगी। सैकड़ों नहीं, हजारों होंगी। हर इलाके की अपनी खासियत। हाँ वही तो, कुछ खास और जरूरी किस्मों के बारे में बताइए, खासकर जो नई हाइब्रिड किस्में आई हैं। हाँ, किस्में तो अनगिनत है, पर कुछ हाइब्रिड किस्मों ने वाकई आम की खेती में क्रांति ला दी है। इनमें से कुछ मेन है। एक तो है आम्रपाली। हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं होता, बौना रहता है। ड्वार्फ वैरायटी। अच्छा, इसीलिए इसे पास पास लगाना आसान है। एचटीपी के लिए बेस्ट, और छोटे बगीचों या यहाँ तक कि बड़े गमलों में छत पर लगाने के लिए भी परफेक्ट है। इसे दिल्ली के IARI ने बनाया है। किचन गार्डनिंग के लिए भी सही है मतलब। और दूसरी है रत्ना। ये महाराष्ट्र की फेमस अल्फांसो और साउथ की नीलम का क्रॉस है। इसकी खास बात यह है कि इसमें स्पंजी ऊतक की प्रॉब्लम नहीं होती। स्पंजी टिश्यू, ये अल्फांसो की बड़ी दिक्कत है शायद। हाँ, बहुत बड़ी। रत्ना में ये नहीं होती। इसे कोंकण कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र ने डेवलप किया है। और एक वो बिना बीज वाली कौन सी थी? हाँ, वो है सिंधु। ये रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है और ये बहुत ही खास है। इसे दुनिया की पहली लगभग बीज रहित मतलब सीडलेस आम की किस्म माना जाता है। लगभग मतलब थोड़ी बहुत होती है गुठली? हाँ, गुठली इतनी पतली और छोटी होती है कि ना के बराबर। सोचिए, बिना गुठली की टेंशन के आम खाना। इसे भी कोंकण कृषि विद्यापीठ ने ही बनाया है। बिना गुठली वाला आम, ये तो सच में कमाल है। और कोई खास हाइब्रिड किस्म? इसे भी III दिल्ली ने बनाया है। फिर बैंगलोर के IIHR ने भी कई अच्छी किस्में निकाली हैं, जैसे अरखान मोल, अर्का पुनीत, अर्का अरुण। अर्का सीरीज। हाँ, ये सब भी स्पंजी ऊतक से फ्री है और रेगुलर फल देती है। लखनऊ के CSIH ने अंबिका किस्म बनाई है, जिसका छिलका लाल होता है, देखने में सुंदर और उपज भी अच्छी। ये तो हुई नई हाइब्रिड किस्में, लेकिन जो हमारी पुरानी पारंपरिक किस्में हैं वो भी तो जबरदस्त हैं, जैसे अल्फांसो, दशहरी। अरे बिल्कुल, उनका तो अपना अलग ही चार्म और पहचान है। अल्फांसो या हापुस महाराष्ट्र की शान, दुनिया भर में फेमस। स्वाद, खुशबू लाजवाब, एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट। लेकिन हाँ, वो स्पंजी ऊतक वाली प्रॉब्लम इसमें सबसे ज्यादा है। फिर अपनी दशहरी, उत्तर प्रदेश खासकर लखनऊ मलियाबाद बेल्ट का गौरव, अपनी मिठास और खुशबू के लिए मशहूर। ये मिड सीजन में आती है। मेरा पसंदीदा। फिर लंगड़ा, बनारस और आसपास के इलाकों में पॉपुलर। इसमें एक हल्की खास तारपीन जैसी महक होती है, जिसकी पहचान है। हाँ, थोड़ी अलग सी खुशबू होती है उसमें। फिर गुजरात की केसर, रंग केसरिया, स्वाद बेहतरीन। ये जूस और पल्प बनाने मतलब प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा। साउथ में जाए तो आंध्रा की बंगानापली, ये मेन कमर्शियल वैरायटी है वहाँ की। फल बड़ा होता है और टिकता भी काफी दिन है। और नीलम, ये भी साउथ की है, देर तक टिकती है, ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी। और खास बात, कुछ इलाकों में साल में 2 बार फल दे सकती है। 2 बार? क्या बात है। क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत की किस्मों में कोई मोटा मोटा फर्क देखने को मिलता है, मतलब जनरल ट्रेंड? हाँ, एक पैटर्न सा दिखता है। नॉर्थ इंडिया की ज्यादातर पुरानी किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा, ये ऑल्टरनेट बेयरिंग वाली होती हैं। ऑल्टरनेट बेयरिंग मतलब 1 साल फल 1 साल नहीं? हाँ, या 1 साल खूब फल तो अगले साल बहुत कम, पेड़ जैसे आराम करता है। ये किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है। और इनके बीज से अक्सर एक ही पौधा निकलता है, मोनो एम्ब्रायोनिक। ओके। जबकि साउथ इंडिया की कई किस्में जैसे नीलम, वो ज्यादा रेगुलर फल देती हैं और उनके बीज पॉली एम्ब्रायोनिक होते हैं, मतलब एक बीज से कई पौधे निकल सकते हैं। ये 1 साल फल 1 साल आराम वाला चक्कर तो बड़ा सिरदर्द होता होगा किसानों के लिए। होता है, बहुत बड़ा। खैर, इतनी सारी किस्में उगाना और फिर फसल को बचाना भी तो चुनौती है। आम में कीड़े वीड़े बीमारियां भी लगती होंगी खूब। अरे बिल्कुल, कीट और रोग का मैनेजमेंट आम की खेती का बहुत जरूरी हिस्सा है। कुछ दुश्मन तो बहुत ही परेशान करते हैं। जैसे एक होता है हॉपर या फुदका कहते हैं। छोटा सा कीड़ा होता है, फूलों और पत्तियों का रस चूस कर उन्हें सुखा देता है। फिर मिलीबाग है, वो सफेद रुई जैसा दिखता है ना, पौधे से चिपक कर रस चूसता है। हाँ, देखा है। तना छेदक है, जो पेड़ के तने में घुसकर उसे अंदर से खोखला कर देता है। और सबसे बड़ा विलेन है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। फल मक्खी वो क्या करती है? उसके कीड़े मतलब लार्वा फल के अंदर गूदे को खा जाते हैं। बाहर से फल ठीक दिखेगा, काटो तो अंदर कीड़े, फल सड़ जाता है। एक और है गुठली का घुन, स्टोन वीवर। ये गुठली के अंदर घुस जाता है, इससे आम को एक्सपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। बाप रे, इतने सारे कीड़े और बीमारियां। हाँ, फंगस से होने वाली बीमारियां भी आम है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल असिता। पत्तियों और बौर पर सफेद पाउडर सा जम जाता है। अच्छा। दूसरी है एंथ्रैक्नोज, इसमें पत्तियों और फलों पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। ये बारिश और नमी वाले मौसम में ज्यादा होती है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है मैलफॉर्मेशन या गुच्छा रोग। गुच्छा रोग, इसमें क्या होता है? इसमें फूल या पत्तियां नॉर्मल नहीं रहती, अजीब तरह से गुच्छे जैसी बन जाती हैं और उनमें फिर फल नहीं बनते। ओह, ये तो काफी नुकसानदायक होगा। तो ये तो हो गई कीड़े और बीमारियां। इनके अलावा भी क्या आम में कुछ अंदरूनी दिक्कतें आती हैं? आपने वो स्पंजी ऊतक का जिक्र किया था, वो क्या था? और ऐसी और कौन सी समस्याएं हैं? इन्हें शायद कायिक विकार कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हाँ, कायिक विकार, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी कीड़े या बीमारी से नहीं होती, बल्कि मौसम की गड़बड़ी, जमीन में किसी न्यूट्रिएंट की कमी या फल के अंदर ही कुछ गड़बड़ होने से होती है। इसमें कुछ मुख्य है। पहला तो वही स्पंजी ऊतक। हाँ। जैसा बताया, इसमें फल बाहर से तो ठीक दिखता है, पर अंदर गूदे का एक हिस्सा स्पंज जैसा बेस्वाद और खराब हो जाता है। ये माना जाता है कि जमीन से उठने वाली गर्म हवा, कन्वेक्शन हीट की वजह से होता है, खासकर अल्फोंसो में। और खरीदते वक्त पता भी नहीं चलता? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो अब रत्ना और अर्का जैसी किस्में बनाई गई हैं, जिनमें ये दिक्कत नहीं होती। और क्या है? दूसरा है ब्लैक टिप या कोयली भी कहते हैं। इसमें आम का जो नीचे वाला सिरा होता है ना, वो काला पड़कर सड़ने लगता है। ये या तो मिट्टी में बोरॉन तत्व की कमी से होता है, या फिर अगर बाग के पास ईंट के भट्टे हों तो उनके धुएं से भी हो जाता है। ईंट के भट्टों से? अच्छा। हाँ, उनकी गैसों से। फिर है आंतरिक परिगलन, इंटरनल नेक्रोसिस। इसमें भी फल के अंदर गूदे में भूरे धब्बे बन जाते हैं। ये भी बोरॉन की कमी से होता है। बोरॉन की कमी से 2 दिक्कतें हो गई। हाँ, और एक है आकांतर फलन, ऑल्टरनेट बेयरिंग, जिसका हमने जिक्र किया। 1 साल फल 1 साल नहीं। दशहरी लंगड़ा वालों की मेन प्रॉब्लम। बिल्कुल, इसे कम करने के लिए रेगुलर फल देने वाली किस्में लगानी चाहिए, बाकी अच्छी देखभाल करनी पड़ती है और कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट भी करते हैं। फिर वो मैलफॉर्मेशन यानी गुच्छा रोग,
उसे बीमारी भी मानते हैं क्योंकि फंगस का रोल भी है, पर कम टेम्परेचर उसे बढ़ाता है। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए खराब गुच्छों को शुरू में ही तोड़कर हटा देते हैं, डीफ्लावरिंग कहते हैं। और कुछ हार्मोन जैसे NAA का स्प्रे भी मदद करता है। और भी कुछ है? हाँ, कभी कभी छोटे फल गुच्छों में लगते हैं और बड़े नहीं हो पाते, उसे क्लस्टरिंग या झुमका कहते हैं। या फिर छोटे फल बेवजह झड़ने लगते हैं, फ्रूट ड्रॉप। इनके लिए भी अलग अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। क्या ऐसी जगह है जहाँ पानी थोड़ा खारा हो या जमीन में नमक ज्यादा हो, वहाँ आम उगाना बिल्कुल नामुमकिन है? देखिए, बहुत मुश्किल तो है। आम को मीठा पानी और अच्छी जमीन पसंद है, लेकिन कुछ जुगाड़ है? हाँ, कुछ हद तक। इसके लिए खास तरह के सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनकी जड़ें नमक झेल सकती हैं, जैसे कुरुकुन, नेक्रे। अच्छा, इन रूट स्टॉक पर फिर अच्छी किस्मों की कलम लगा देते हैं, तो खारी जमीन में भी कुछ हद तक आम उगाए जा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। और वो जो फल मक्खी या स्टोन वीवल जैसे कीड़े हैं, उनसे बचाव के लिए खासकर जब आम को एक्सपोर्ट करना हो तो VHT किया जाता है। VHT ये क्या है? वेपर हीट ट्रीटमेंट। हाँ। इसमें फलों को खास तापमान पर गर्म भाप दी जाती है। इससे फल खराब नहीं होता, पर अंदर छिपे कीड़े या उनके अंडे मर जाते हैं। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए? हाँ, क्वारंटीन रेगुलेशन के लिए जरूरी है कई देशों में। इतनी मेहनत और देखभाल के बाद एक आम के पेड़ से कितने फल मिल जाते होंगे औसतन? ये देखिए, पेड़ की उम्र, किस्म और देखभाल पर बहुत डिपेंड करता है, पर एक अंदाजा दें तो जब पेड़ 6 साल का होता है तो 50-75 फल मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके। 10 साल की उम्र तक आते आते 300 से 500 फल, और जब पेड़ पूरा मैच्योर हो जाता है, मतलब 10-15 साल बाद, तो अच्छी देखभाल से 800 से 1200 फल प्रति पेड़ तक मिल सकते हैं। 800 से 1200 फल एक पेड़ से? ये तो कमाल है। हाँ, आम का पेड़ काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। कोई और अनोखी या रोचक बात आम के बारे में? हाँ, एक बात है, तमिलनाडु के एकदम दक्षिणी हिस्सों में, जैसे कन्याकुमारी साइड, वहाँ मौसम ऐसा रहता है कि नीलम जैसी कुछ किस्में साल में 2 बार फल दे देती हैं। सच में? साल में 2 फसलें आम की? हाँ, ये भारत में और कहीं नहीं होता, ये वहाँ की खासियत है। तो ये थी आम पर हमारी आज की गहरी पड़ताल। वाकई फलों का राजा सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इसके पीछे कितना विज्ञान, कितनी मेहनत, किस्मों की इतनी वैरायटी और ढेरों चुनौतियां भी छिपी हैं। हमने जाना कि कैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक बना, कैसे आम्रपाली जैसी, बौनी और सिंधु जैसी लगभग बिना गुठली की किस्मों ने क्रांति ला दी, हाँ। और कैसे स्पंजी ऊतक या एकांतर फलन जैसी समस्याओं से लगातार निपटा जा रहा है। और ये देखना अहम है कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आम की खेती को लगातार बेहतर बना रहे हैं, चाहे वो ग्राफ्टिंग की तकनीकें हो, नई हाइब्रिड किस्में हो, HDP हो, या फिर VHT जैसे पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल। सही जानकारी और सही तकनीक से किसान बेहतर फसल ले पा रहे हैं और हम तक अच्छे टेस्टी आम पहुंच रहे हैं। तो श्रोताओं के लिए बस एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं आखिर में। अगली बार जब आप किसी रसीले मीठे आम का मजा लें, तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर भाई, कौन सी किस्म होगी, कहाँ से आई होगी, क्या ये मलिहाबाद की दशहरी है, या कोंकण का हापुस, या गुजरात का केसर, या शायद कोई नई हाइब्रिड। और इसे आप तक पहुंचने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, वो कीड़े, वो बीमारियां, मौसम की मार, शायद ये सब जानने के बाद आम का स्वाद थोड़ा और बढ़ जाए। क्यों? हाँ, बिल्कुल, उस मेहनत की कदर होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, कुछ ऐसी ही गहरी जानकारी और बातचीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।